बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अगस्त की 17 तारीख है, जुमेरात की सुबह है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने है। सबसे पहली जो हम आपके सामने खबर रखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर भी है और आपके लिए शायद उससे बड़ा इंकशाफ पिछले चंद दिनों में कोई और ना हुआ हो। बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जनरल बाजवा के ऊपर कि उन्होंने मिसिंग पर्सन मीन जिन लोगों को अगवा किया गया था उनको उनका तावान वसूल किया और तावान वसूल किया अपनी 3 साल की नौकरी बढ़वाने के लिए। जी हाँ, बहुत बड़ा ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसे कह लें और एक बहुत बड़ा इंकशाफ है ये। और इसके बाद आर्टिकल 6 तो कहीं पीछे रह जाता है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए तो जनरल बाजवा के लिए बहुत शदीद इसके जो है वो रिपरकशंस होंगे। और अख्तर मेंगल साहब ने ये किसी ढके छुपे अल्फाज में नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा मैं पहले आपको सुनवा दूंगा, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करेंगे। दूसरी खबर जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो रखना चाहता हूं कि राणा सनाउल्लाह ने डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक और हमला कर दिया है। लाइव नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठकर उन्होंने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने हमें गारंटी दी हुई है कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उन्हें कोई सजा नहीं होगी। यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी हमलावर हो गए और जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर हमलावर हो गए हैं वो। और उन्होंने कहा कि वहां से हमें यकीनी तौर पर गारंटी दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वहां भी नवाज शरीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये दो चीजों के ऊपर राणा सनाउल्लाह हुए हैं। क्यों हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है, ये भी आपको सुनवाएंगे और हुए क्यों हैं, इस वक्त मामला है क्या। और तीसरी खबर जो है वो राजा रियाज साहब की तरफ से है। उन्होंने पहले भी ये कहा था कि काकड़ साहब जाने या एस्टेब्लिशमेंट जाने, और अब वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी करवाना चाहती है। ये तीनों खबरें आपके सामने रखेंगे। इससे सबसे पहली खबर से शुरू करते हैं। जो बीएनपी, आपको पता है कि जो बलूचिस्तान की एक अहम पार्टी है, उसके सरबराह अख्तर मेंगल, उन्होंने ये एक बयान दिया है। सनसनीखेज बयान है, मैं ये कहूंगा बहुत ही परेशान कर देने वाला बयान है कि उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया है कि उन्होंने अपनी 3 साल मजीद नौकरी लेने के लिए, एक्सटेंशन लेने के लिए मिसिंग पर्सन जो बलूचिस्तान से अगवाशुदा लोग हैं उनको छोड़ा और छोड़ने के बदले में हमसे वोट लिया। तो बुनियादी तौर पर वो तवान लेने की तरफ, जब आप किसी भी अगवाशुदा बंदे को छोड़ने के बदले में कोई फेवर भी लेते हैं तो उसको रैंसम या तावान कहा जाता है। तो अब जो अख्तर मेंगल साहब कह रहे हैं उससे तो फिर यही जो है वो नतीजा निकल रहा है कि जनरल बाजवा साहब ने अपनी 3 साल नौकरी की एक्सटेंशन लेने के लिए बीएनपी या बलूचिस्तान की उस पार्टी से तवान वसूल किया और वो 150 लोग जो हैं वो अगवाशुदा थे। क्योंकि अगर हम ये मान लें 1 मिनट के लिए कि वो मिसिंग पर्सन जो हैं वो अगवाशुदा नहीं थे, वो वाकई क्रिमिनल्स थे या उन्होंने कोई जुर्म किया था, इस वजह से वो तहवील में थे, तो फिर तो उनको छोड़ना और भी बड़ी वतन के साथ मैं यही कहूंगा ज्यादती है कि अपनी नौकरी की 3 साल एक्सटेंशन लेने के लिए आप जिन लोगों को बहुत बड़े मुल्क दुश्मन कह रहे हैं, आपने उन्हीं को ही आजाद कर दिया। और अगर वो मुल्क दुश्मन नहीं थे, आपने उन्हें वैसे ही अगवा किया हुआ था, तो ये भी ज्यादती है। तो हर सूरत इसके ऊपर एक जवाब आना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनरल बाजवा को कटहरे में लाकर ये पूछना चाहिए, और अगर अख्तर मेंगल साहब झूठ बोल रहे हैं तो उन पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने वो हमलावर हुए हैं जनरल बाजवा पे, बल्कि एक पूरे इदारे के ऊपर वो हमलावर हुए हैं। और पाकिस्तान के वफाक के लिए, फेडरेशन के लिए ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि एक इतनी बड़ी पार्टी के अहम पार्टी है, भले वो छोटे सूबे से छोटी पार्टी, लेकिन एक अहम पार्टी है, उसके जो सरबराह हैं वो डायरेक्ट इल्जाम लगा रहे हैं जनरल बाजवा के ऊपर कि उन्होंने अपनी नौकरी की एक्सटेंशन के लिए, नौकरी में 3 साल तोसी के लिए उन्होंने 150 अगवाशुदा लोगों को छोड़ा और बदले में तवान के बदले में हमने उनको वोट दिया। वो क्या कहते हैं ये आप खुद सुन लीजिएगा ताकि आपको खुद पता चल जाए कि उन्होंने कहा क्या है। मगर फिर सवाल ये भी बनता है सरदार साहब के, जब आर्मी एक्ट के अंदर जो एक्सटेंशन की बात हुई थी जनरल बाजवा को, उसके अंदर आपकी पार्टी ने फिर क्यों साथ दिया? बिल्कुल, मैं उसका एतराफ़ करता हूँ। हमने साथ क्यों दिया जी? लास्ट मोमेंट तक हम रुके रहे कि हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। असेंबली का इजलास चल रहा था, यहीं पर मैं बैठा हुआ था, जहांगीर तरीन परवेज खटक साहब आए कि आप हमें सपोर्ट करें। हमने देखा कि जी बिल तो ऐसे पीपल्स पार्टी ने हिमायत कर दी, मियाँ मुस्लिम लीग ने हिमायत कर दी उसकी। अगर हम ना भी चाहें तो वो पास तो हो जाएगा, तो उसके बदले में हमने जो है 150 आदमी रिलीज कराए। ये गुनाह है, मैंने किया। एक बेटी को उसका बाप मिल जाता है तो हकीकतन मैंने अपने प्रिंसिपल की भी कुर्बानी दी उस माँ के आंसू को रोकने के लिए, उस बहन की सर पे जो चादर थी उसको बचाने के लिए। मगर उन कुव्वतों को आपने मजीद ताकत दे दी जो इनको गायब करते हैं।
उनकी ताकत को मेरे ख्याल में अगर मैं वोट ना भी देता उनकी ताकत को आज दिन तक कोई ख़त्म नहीं कर सका है। हैवी मैंडेट उनको ख़त्म नहीं कर सका, मुल्क के जमहूरियत के दावेदार उनको ख़त्म नहीं कर सके। तो ये एलिमेंट्स है, अगर ये मगर फिर खत्म हो जाता सवाल है। ये भी बनता है सरदार साहब के जब आर्मी एक्ट के अंदर जो ये आपने खुद सुन लिया कि वो बड़े वाज़े अल्फाज में कह रहे हैं कि हमने 150 लोगों को छुड़वाया जो मिसिंग पर्सन थे, और उसके बदले में जनरल बाजवा ने हमसे वोट लिया अपनी एक्सटेंशन के लिए। बहुत सनसनी खेज़ ये इंकशाफ है, रेपरकशंस हैं इसके पाकिस्तान के वफाक के पास। यकीनन हमारी ये बात करना भी मायूब लग रहा होगा, हम पर गुस्सा भी आ रहा होगा कि हम ये बात अपने वीलॉग में क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा अगर आपको गुस्सा लग रहा है कि क्यों जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने एक्सटेंशन ली 150 मिसिंग पर्सन रिलीज़ करके। अगर वो मिसिंग पर्सन वाकई पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, तो फिर तो उनको छोड़ना और भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। और अगर वो नहीं कर रहे थे और सियासी बुनियादों पर उन्हें पकड़ा हुआ था तो तब भी जुर्म है। इसका जवाब बनता है और जनरल बाजवा को कटहरे में लाना बनता है इसके ऊपर। बहरहाल ये एक सनसनीखेज इंकशाफ है, इसके आने वाले दिनों में क्या रिप्रिकॉशंस आते हैं इसके ऊपर बात करेंगे और इस स्टोरी को फॉलो अप करते रहेंगे। लेकिन ये मेरी नज़दीक का एक बहुत बड़ा इंकशाफ है और इससे ये भी नज़र आ रहा है कि जनरल बाजवा किस तरीके से अपने मफादात के लिए मुल्क की सलामती से रिलेटेड मामलात को भी के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ करते रहे और डिसीजंस करते रहे जो उनको बेहतर लगा। इसके बाद अगली खबर आपके सामने रखते हैं। वो राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की इज्जत में कमी वाक़या होने का खदशा है, और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तो उन्होंने डायरेक्ट ही हमला आवर हो गए हैं। उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि हमें वहां से गारंटी मिली हुई है। ये दोनों चीज़ें आप सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करते हैं। जो मेरी बात कर रही है उधर से भी गारंटी है। अच्छा वहां से उनकी उनकी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें बरीयत जो है वो जीरो रिस्क है, वो गारंटी है। राना साहब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब ही आपके उम्मीदवार हैं वजीर आजम। आप इशारतन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मेरी बात कर रही है उधर से भी गारंटी है। अच्छा वहां से भी गारंटी मिली, यानी काम तुझे पक्का किया राना साहब। वहां से भी गारंटी, बिल्कुल पक्का। उनकी उनकी अपीलें पेंडिंग है। जी बिल्कुल पक्का काम किया है जी, लेकिन इससे आपकी शान में कमी आ रही है। अगर राणा साहब ने और नवाज शरीफ ने अपनी चोरी बचाने के लिए पक्का काम भी किया है तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशन डिफरेंट है। अगर आपने ऐसी गारंटी दी है तो इससे आपकी शान में कमी आ रही है, आपके ऊपर हर्फ आ रहा है, आपके एहतराम पर, आपकी इज्जत पर, आपके पूरे के पूरे वकार के ऊपर इससे फ़र्क आ रहा है। आपको रीथिंक करना चाहिए कि ये किस तरह के लोग हैं, ये कितने नाबल्द लोग हैं कि ये आपको गली गली सिर्फ इसलिए कि आपने इनकी मर्जी का निगरान वज़ीर आज़म नहीं बनाया, आप अपनी मर्जी का वज़ीर आज़म ले आए, तो अब ये गली गली हर जगह पर एक किस्म का आपको छेड़ रहे हैं। हर जगह पर बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर कीचड़ आप पर उछाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक शख्स जिसको सज़ा हो चुकी है अदालत से, जो अदालत से सज़ा के बाद मुल्क से बाहर बैठा है, उस शख्स के साथ जिसके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात थे मुल्क की दौलत लूटने के, उस शख्स के बारे में आप उनसे डील कर चुके हैं। इससे अगली जो बात है वो इससे भी मायूब है, और वो है कि आपने देखा उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपीलें पेंडिंग हैं और वहाँ से हमें गारंटी है। जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो एक तरफ हमें नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वकला कह रहे हैं कि उनके केसेस को जानबूझ के डिले किया जा रहा है। इमरान खान के वकला ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके केसेस के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक जो हैं वो बगैर किसी ज़रूरत के ज़्यादा डिले दे रहे हैं। उनके वकला ये कह रहे हैं, और एनालिस्ट भी हमने देखे ये कहते हुए कि वो ज़्यादातर आजकल बीमार रहते हैं और इमरान खान साहब के केसेस जो हैं उनकी सुनवाई नहीं होती वक्त के ऊपर। जिस केस का फैसला पहली तारीख पे हो जाना चाहिए था इमरान खान के वकला के मुताबिक, उस केस को लटका दिया गया है और अब 22 तारीख डाली है और देखते हैं 22 को भी कोई फैसला होता है कि नहीं। एक तरफ इमरान खान के वकला का कहना यह है, एक अमूमी तासर यह है, और दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुकम्मल श्योरिटी मिली हुई है, हमें जस्टिस आमिर फारूक साहब की जो अदालत है जिसके वो चीफ जस्टिस हैं वहाँ से गारंटी मिली हुई है कि हर सूरत नवाज शरीफ को जो है वहाँ से रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ा हमला है अदलिया के ऊपर। पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी ने अभी पाकिस्तान के अंदर वापस आना हो और उसके आने से पहले ही उसकी पार्टी जो है वो ये कहती फिरे कि हमें गारंटी मिल गई है, हमारे बंदे ने हर सूरत रिलीज हो जाना है। आपने देखा वो कैसे मुस्कुरा कर कह रहे हैं पक्की गारंटी ली हुई है, पक्का इंतजाम किया हुआ है।
अगर ऐसे ही मामलात हैं तो आप खुद सोचिए, फिर राणा सनाउल्लाह तो बड़े आराम से पैसा पकड़ना भी शुरू हो सकते हैं उसी अदालत के नाम के ऊपर कि वहाँ से गारंटियाँ मैं ले लेता हूँ और दे देता हूँ, तो जो फैसला आपने कराना है मुझे ज़रा माल पकड़ाएं, मैं फैसला करवा देता हूँ। मीन इसकी रिपरकशंस आप सोचिए कहाँ तक जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इन्हें तलब करना चाहिए और इनके ऊपर तौहीन अदालत शुरू करनी चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपको केस सुनने से पहले ही किसने गारंटी दे दी है, और अब जबकि इन्होंने ये कह दिया है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस केस को सुनना और नवाज शरीफ को आने वाले दिनों में अगर एक मतवक्के रिलीफ देना तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात जन्म लेंगे, बहुत क्वेश्चनेबल कंडक्ट हो जाएगा ये सारा। बाकी आप मालिक हैं, आपकी मर्जी है, गुस्सा आप ज्यादा कर जाते हैं, सोचते कम हैं कि पाकिस्तान के इन इदारों को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। तीसरी बात राजा रियाज साहब की मैंने आपके सामने रखी थी। उन्होंने चंद दिन पहले एक बयान दागा था जिस दिन निगरान वजीर आजम का ऐलान हुआ था। उन्होंने कहा काकड़ साहब जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, मैं तो गया घर, मैंने साइन कर दिए हैं। सीधा सीधा काकड़ साहब को एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल दिया था। और आज उन्होंने दोबारा कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन फरवरी तक मुलतवी हो गए हैं, बड़ों ने यह फैसला किया है। दोबारा उसी तरफ उनका इशारा है, एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा खींच रहे हैं बीच में, दोबारा कह रहे हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का ही काम है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन मुलतवी होंगे, 90 दिन के अंदर नहीं होंगे बल्कि फरवरी के अंदर होंगे। दोनों से डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं उनसे शान में, वकार में, इज्जत में कमी आती है। आपकी इज्जत जो है वो पूरी कौम की इज्जत है, आपकी इज्जत में कमी आती है। दोनों ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपको या तो इन दोनों साहबान को बुला के समझाना चाहिए या इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए ताकि जो इससे एक अमूमी तासर पैदा होता है और जिस तरीके से आपको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जा रही है राणा सनाउल्लाह की तरफ से और साथ साथ राजा रियाज की तरफ से, उससे ये वाज़ेह नजर आता है कि जब से पाकिस्तान के अंदर निगरान वजीर आजम का फैसला हुआ है और निगरान वजीर आजम नवाज शरीफ की मर्जी का नहीं आया और साथ साथ पीपल्स पार्टी की मर्जी का नहीं आया, तो दोनों ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तबर्रा पड़ना शुरू कर दिया है, दोनों ने उसके ऊपर हमला आवर हो गए हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि इन लोगों का टाइम के ऊपर इलाज किया जाए, क्योंकि इलाज सिर्फ आपने पीटीआई की किस्मत में ही तो नहीं लिखा हुआ, सबका इलाज होना चाहिए जब होना चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।